कैसे हो दोस्तों। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 18वां मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति। हम अब उसमें बात कर रहे हैं मूल्य नियंत्रण किस लिए। सतत मूल्य वृद्धि का अर्थतंत्र पर तथा समाज के लोगों के जनजीवन पर व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। मूल्य वृद्धि से होने वाले प्रभाव निम्नानुसार समझेंगे। मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, चीज वस्तुओं सेवाओं की मांग में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का विष चक्र चलता रहता है। गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुष्कर बन जाता है। मूल्य वृद्धि से बचत और पूंजी सर्जन की दर में कमी होती है। आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन घटते हैं। नए उद्योग धंधे रोजगार अवरुद्ध होते हैं। विदेशी पूंजी निवेश घटता है। आयातित वस्तुओं में वृद्धि होने से आंतरिक बचत खर्च होती है, जो नई समस्या सर्जित करती है। आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है, कमी उत्पन्न होती है, लोगों का जीवन स्तर गिरता है, गरीब अधिक गरीब बनते हैं। 5वां, देश में आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन खर्च बढ़ने से वे महंगी हो जाती है। सीधी सी बात है कि देश में जो चीज़ का उत्पादन खर्च बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ता है, तो सीधी सी बात है कि वो चीज़ महंगी होगी। मतलब अब वो जो चीज़ सपोज 10 रुपये में बेचते हैं, तो अब वो 15 रुपया हो जाएगी, जिससे देश की निर्यात वस्तुओं का मूल्य बढ़ने और अनुपात में आयातीय वस्तु बाजार में सस्ती होने से देश के निर्यात में कमी होने से और आयात बढ़ने से मुद्रा का संतुलन बिगड़ जाता है। आयात निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है। मूल्य बढ़ने से गरीब तथा मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में गिरावट आती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटमार, हत्या, अपराधी प्रवृत्ति, सट्टाखोरी, संग्रहखोरी, काला बाजार, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसी अनैतिक प्रवृत्तियां समाज में बढ़ती है। समाज का नैतिक पतन होता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति रूपी मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र में बाधक होती है। इसलिए मूल्य वृद्धि को नियंत्रण में लाना एकदम आवश्यक है। मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अर्थतंत्र में कुल खर्च लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन चीज वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता है जिससे मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि नियंत्रण के लिए सरकार कदम उठाती है। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, वो उसका खर्च बढ़ता रहता है, पर उसका उत्पादन इतनी जल्दी नहीं होता है, तो सीधी सी बात है कि बाजार में लोगों की मांग बढ़ेगी तो मूल्य वृद्धि तो बढ़ेगी।
पहली बात करते हैं वित्तीय कदम। पहली बात, भारत की मध्यस्थ बैंक अर्थव्यवस्था में से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे लोगों की उपयोगी वस्तुओं पर वित्तीय खर्च की वृद्धि पर अंकुश लगता है, जिससे वस्तुओं की मांग घटने से क्रमशः मूल्य घटते हैं। मध्यस्थ बैंक द्वारा ऋण नीति में ब्याज दर ऊंची की जाती है, जिससे लोन या ऋण महंगा होने से अनावश्यक पूंजी निवेश का या सट्टाकीय निवेश बंद हो जाता है। दूसरी तरफ ब्याज की दर बढ़ने से लोगों की बचत वृत्ति में वृद्धि होती है और डिपॉजिटों में विविध बचतों में निवेश बढ़ता है। इस प्रकार फंड प्राप्ति के अभाव से संग्रहखोरी, सट्टाखोरी बंद होती है और नफाखोरी पर अंकुश लगता है। बैंक दर में वृद्धि होने पर बैंकों को ऋण दर बढ़ानी पड़ती है, जिससे ऋण की मात्रा घटती है। ब्याज दर बढ़ने पर सट्टाखोरी में से अतिरिक्त वित्त खींचकर अर्थव्यवस्था में बचत के रूप में वापस आता है, जिससे पूंजी सर्जन की दर बढ़ती है। नए धंधे रोजगार के क्षेत्र खुलते हैं। बैंकों की नकद आरक्षित मात्रा में वृद्धि होने से व्यापारी बैंकों की शाखा पर नियंत्रण लगता है, कर्ज कम हो जाता है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके व्यापारी बैंकों की और लोगों के नकद आरक्षण में कमी आती है। लोगों के पास वित्त की आपूर्ति घटने से, उपयोग खर्च घटने से मूल्य अंकुश में रहता है। अब दूसरी बात देखते हैं, राजकोषीय कदम। पहली बात है वित्तीय कदम और दूसरी बात है राजकोषीय कदम। राजकोषीय कदम माने राज के कोष, माने हमारे देश के पास भी धन है तो वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। देखते हैं राजकोषीय नीति अर्थात सरकार की सार्वजनिक आय व्यय की नीति। कर और सार्वजनिक ऋण की नीति। पहली बात, सरकार जितना संभव हो वहां तक अपने खर्च में कमी करके देश के कुल खर्च में कभी करने वित्त की आपूर्ति घटाती है। जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता है और तात्कालिक वह लाभदायक न हो तो ऐसी योजना को स्थगित करती है। प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता और अनावश्यक खर्चों में कमी करती है। दूसरी बात, कर की नीति से के अधीन सरकार मूल्य बढ़ने पर लोगों के पास व्यय करके योग्य रकम की आपूर्ति घटे, इस उद्देश्य से चालू करों में वृद्धि करती है। आयकर, कंपनी कर, संपत्ति कर आदि बढ़ाए जाते हैं। निर्यात कर नियंत्रण लगाया जाता है और आयातों पर अधिक मात्रा में एक्सटर्म ड्यूटी लगाकर आयातीय वस्तुएं महंगी होने से आयात घटती है। आयात माने हमारे देश में जो चीज़ आती है
विदेशों से, उसे आयात कहते हैं। सार्वजनिक ऋण की नीति के अनुसार सरकार लोन देकर अथवा अनिवार्य बचत योजना जैसी स्कीम लाकर समाज में होने वाले कुल खर्च को सीमित करने का प्रयास करती है। बचतों को प्रोत्साहन देने की विविध प्रोत्साहकीय कदम उठाती है। सार्वजनिक करों की मात्रा घटती है कि वस्तुओं पर ऊंची दर से कर लगाकर उनका उत्पादन घटाती है। जिसके पास बहुत पैसा है उसको कर ज़्यादा देना पड़ता है, ऐसी सरकार की नीति है। और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाती है। इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से आय की मात्रा घटेगी, जिससे वस्तुओं की मांग और अंत में मूल्य में कमी होगी। तीसरी बात करेंगे पूंजी निवेश पर अंकुश। अनावश्यक और मौत शौक की वस्तुओं के पीछे पूंजी निवेश घटे, इसके लिए लाइसेंस या परवाना पद्धति लागू करती है और उत्पादकीय स्वरूप के कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बढ़े, ऐसे पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देती है। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, उत्पादन शक्ति बढ़े, ऐसे प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिए। ब्याज की दर बढ़ाकर बचत प्रवृत्ति को उत्तेजित करके पूंजी सर्जन बढ़े, ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे। चौथी बात करते हैं मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था द्वारा मूल्य पद्धति वृद्धि पर अंकुश रखने की व्यूह रचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था है, जो भारत में 1977 से लागू की गई, जिसका उद्देश्य समाज के निम्न आय समूहों को माने अंत्योदय और गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले बीपीएल कार्ड धारक और गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर कम आय वाले लोगों को आवश्यक चीज वस्तुएं उचित मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में देश में लगभग 4.92 लाख उचित मूल्य की दुकानें EPSS है। इन दुकानों में बिकने वाली वस्तुओं का भाव खुले बाजार की अपेक्षा कम होता है। वास्तविक भाव और सार्वजनिक वितरण के बाजार के भाव का अंतर सरकार चुकाती है। इस रकम को सब्सिडी कहते हैं। कृत्रिम कमी, संग्रहखोरी और काला बाजारी में मनचाहे मूल्य बढ़ाने की परिस्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के जीवन स्तर को जीवन स्तर को टिकाए रखने में यह सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणाली PDS आशीर्वाद रूप बनी है, जो मूल्य वृद्धि को अंकुश में रखती है। इस व्यवस्था की सफलता का
अनाज वितरण और वितरण की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासनिक तंत्र, पारदर्शी प्रकाशन और प्रामाणिक दुकानों पर होती है। पांचवी बात करते हैं मूल्य निर्धारण तंत्र। संग्रहखोरी, सट्टाखोरी को नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्य को उचित स्तर पर टिकाए रखने के लिए तथा वह बाजार में आसानी से मिलती रहे, इसके लिए सरकार अनावश्यक वस्तुओं के मूल्य उत्पादन का कार्य करती है। व्यापारियों से उसी निर्धारित मूल्य पर बाजार में वस्तु बेचने का आग्रह करती है। सरकार मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए आवश्यक चीजवस्तुओं धारा 1955 अमल में लाई गए, जो व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर अपना माल सामान नहीं बेचते, उनके विरुद्ध इस धारा के आधार पर कार्यवाही करके दंड किया जाता है। संग्रहखोरी, कालाबाजारिया, सट्टाखोरों के विरुद्ध अभियान स्वरूप प्रिवेंशंस ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ पासा के अधीन आवश्यकता पड़े तो कानूनी रूप से गिरफ्तार की जाती है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए मूल्य वृद्धि को रोकने के उपाय एक दूसरे से स्वतंत्र है, अलग नहीं, परंतु परस्पर आधारित है, जिससे छिट पुट एक दो कदम उठाने के बदले सर्वग्राही कदम उठाए जाएंगे तो ही निर्धारित परिणाम प्राप्त किया जाता है। ग्राहक जागृति माने ग्राहक जागो, ग्राहक, वहाँ से हम रुकते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू।